नमस्कार, मैं अशोक व्यास और जहाँ मेरा नाम अशोक है तो एक और अशोक हैं जो हिंदी भाषा से भी प्रेम करते हैं और हिंदी भाषा के प्रति समर्पण से वो कई वर्षों से अमेरिका में जो अलख जगाते रहे हैं वो जगाते जगाते अब वहाँ पहुँचे हैं जहाँ उनके समर्पण, उनकी निष्ठा की पहचान हमारे लिए गर्व की बात है कि फुलब्राइट हेस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के रूप में अब वो मनोनीत किए गए हैं। क्या है ये फुलब्राइट, इनसे पता करेंगे। अशोक जी, स्वागत, बधाइयाँ। धन्यवाद अशोक जी। आपके साथ बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपने जो ये प्रश्न उठाया है फुलब्राइट हेस शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, दरअसल ये अमेरिकी सरकार के शिक्षा विभाग का प्रोजेक्ट है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को, शिक्षाविदों को अलग अलग कार्यों के लिए हर वर्ष एक कॉम्पिटिटिव स्कीम में दिया जाता है। उद्देश्य ये है कि अमेरिका में भाषाओं की जो शिक्षा है उसको मजबूत बनाया जाए, उसको कॉम्पिटेंट बनाया जाए, उसको एक क्वालिटी का रूप दिया जाए ताकि हमेशा कुछ न कुछ सुधार होता रहे। पहली बार हिंदी का मैं शिक्षक हूँ और युवा हिंदी संस्थान नॉन प्रॉफिट है, हिंदी के काम के लिए बनाई है मैंने। तो इसको जो ये प्रस्ताव स्वीकार करके शिक्षा विभाग ने जो मान्यता दी है, इसके लिए मुझे बहुत गर्व है। और फुलब्राइट हेस परियोजना के निदेशक के रूप में मेरी यह जिम्मेदारी है कि एक वर्ष के भीतर मैं यहाँ के कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को जो कि शिक्षक बनने के लिए, यानी कि एजुकेशन क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट को, या फिर जो फुल टाइम एम्प्लॉयड शिक्षक हैं, तो मैंने कहा डिपार्टमेंट से कि ये तो आपने परिभाषा जो रिक्वायरमेंट है वो डाल दी, लेकिन हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ के फुल टाइम शिक्षक हैं और उनको वेतन नहीं मिलता है। उनको हम कैसे और आगे बढ़ाएं, उनके लिए हम क्या रास्ता खोलें। तो उनका जवाब बड़ा डिप्लोमेटिक था। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग कम्युनिटी स्कूल्स। इतना काफ़ी था मेरे लिए। तो अब जो ढांचा है फुलब्राइट का, उस ढांचे में शिक्षक, फैकल्टी मेंबर और उनके साथ में जो फुल टाइम काम करने वाले कम्युनिटी स्कूल के, और मैं एक शब्द जुड़ाऊंगा, फॉर्मल टीचिंग, उसके बारे में आप कहेंगे तो बाद में बात करेंगे। इन लोगों को लेकर के मुझे ये काम आगे बढ़ाना है। तो 12 जगह थी, 12 लोगों को चुनाव करना है, वो कर लिया है। और इन सब को 12 में पूरे अमेरिका के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, छात्र छात्राएं और कुछ शिक्षक भी हैं और कम्युनिटी तो स्कूल के। हमारी तो क्या आदत हो जाती बीच में सवाल करने की, कोई तो बात आप नहीं। क्षमा करें। पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको लेकर आप क्या करना है, मतलब वही मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल वही कहने जा अधीरता रहा हूँ। होने लगी जी। और ये मतलब बहुत ही जायज जी। संदेह है। और प्रस्ताव लिखने के समय भी मुझे बार बार इसको मंथन करना पड़ा और ये निष्कर्ष ही निकला कि शिक्षा विभाग इस बात के लिए बहुत सजग है कि जो फुलब्राइट हेस परियोजना के अंतर्गत लोग आएंगे, जिनका चुनाव होगा, जिससे मैं, वे लोग उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या था जो कि विभाग ने तय किया था? हमारा मूल उद्देश्य है करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें सेमिनार, प्रोजेक्ट, तरह तरह के विभाजन हैं, लेकिन मैंने जो अच्छा, अब ये सवाल आ जाता है, करिकुलर डेवलपमेंट किस स्तर के विद्यार्थियों अच्छा, वो भी आपका बहुत जायज सवाल है। बात ऐसी है, और सरकार, अमेरिकी सरकार को, अमेरिकन काउंसिल फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज को ये पता है कि ये भारतीय मूल के हिंदी भाषी या दूसरे भी भाषाओं के जो लोग हैं, क्योंकि इस देश में तो हर एथनिसिटी का अपना अपना है, पुर्तगीज़ है, लुथियानिया है, तरह तरह की, मतलब 50 ऐसी भाषाएं हैं। और एक बात जोड़ दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर किसी भाषा को कैटेगराइज में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। अंग्रेजी के अलावा भाषाएं, यही एक संज्ञा है उनके लिए। उनको बढ़ाने के लिए उस भाषा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना एक उद्देश्य है। अब उसमें सवाल ये पैदा होता है किसको प्रोत्साहित करें। तो एक जगह है फॉर्मल टीचिंग, एक तरफ है इनफॉर्मल टीचिंग। हम लोग जो स्टॉक ट्रक सिस्टम्स हैं जिसको सरकार का समर्थन प्राप्त था, उसमें नियमों का पालन करते हुए, यानी कि एक्ट फेल गाइडलाइंस, वर्ल्ड रेजिडेंस स्टैंडर्ड, जो कि भाषाओं के शिक्षा के लिए स्कूलों में लागू हैं, उन्हीं मापदंडों को अपनाते हुए हमें अपना
शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है बनाना था। अच्छा, तो अशोक जी क्या है कि हमारे दर्शकों के साथ में जो कभी हिंदी की कक्षा में नहीं भी गए होंगे, और जो स्टार टॉक ऐसा कुछ एक स्टार टॉक रहता था, तो मैंने देखा है कि अमेरिका में भाषा की शिक्षा की दृष्टि से जो ढंग अपनाया जाता है और हम भारत में जो अपनाते हैं, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत फर्क है, जी। क्योंकि मैं इसमें प्रशिक्षित हूँ। स्टार टॉक कार्यक्रम दो तरह का होता था, एक तो बच्चों को पढ़ाने का और पढ़ाने वालों को प्रशिक्षित करने का, यानी टीचर्स ट्रेनिंग और स्टूडेंट प्रोग्राम। मैं स्टूडेंट प्रोग्राम में निदेशक रहा, लेकिन प्रशिक्षण के लिए हर वर्ष अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाया करता था। वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्रेस्ड ढंग से जो नियमावली है, जो आधुनिक शोध पर आधारित तरीके हैं, उनसे हमको बताया जाता था, हमको प्रशिक्षित किया जाता था। और ये अभ्यास करते करते हमने सीखा कि औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। यानी कि एक उदाहरण दें, बैकवर्ड डिजाइन, यानी कि आप क्या पढ़ा रहे हैं वो पहले मालूम होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य, जैसे कि मैं इस घर को बता सकता हूँ, ये मान लें हमारा लक्ष्य है। अब सवाल उठता है कि कैसे बताएंगे। तो पहले तो टीचर बताएंगे ये घर है, इसमें रंग है, इसमें कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद हम पूछेंगे अपने विद्यार्थियों से कि तुमने क्या क्या सुना शिक्षक से। शब्दावली आएगी, वाक्य रचना आएगी, और उसके बाद शिक्षक कहेगा, जिसको कि इंटरप्रेटिव कहते हैं, इसको इंटरप्रेटिव के बाद में इंटरपर्सनल। शिक्षक कहेगा कि आप बच्चे आपस में बात करो इस घर के बारे में। हो गया, तो उससे आपस में बातचीत करने से उनको एक परिदृश्य मिला कि क्या चीज़ है। अंत में प्रेजेंटेशनल, यानी कि उनको बताना, एक एक विद्यार्थी को बताना है कि उन्होंने क्या देखा इस घर में। कोई कहेगा बहुत सारी रोशनी है, कोई कहेगा हरे रंग की दीवारें हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि बच्चे ने क्या सीखा। वही हमारा बैकवर्ड डिज़ाइन है। तो इस तरह के कई नियम हैं। तो मैं हिंदी भाषा के शिक्षण के संबंध में जो एक मनुष्य जो विधिवत क्या प्रशिक्षण हो रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, वो नहीं जानता है, उस दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ। मेरी समझ से एक तो शब्द जो हैं उनसे परिचय करवाना भी लक्ष्य शिक्षक का रहता होगा, बिल्कुल। और दूसरा वाक्य विन्यास है। पर इसके साथ साथ जो तीसरा तत्व, जिसको अभी मैं तीसरा कह के बात समाप्त करने के लिए, उसको रसमय लगना चाहिए। जब आप उसको पढ़ा रहे हैं तो उसमें नीरसता नहीं हो, शुष्क नहीं हो, उसको उबाऊ नहीं लगे। इसके लिए भी मुझे लगता है अमेरिका में कुछ विशेष प्रावधान रखे गए। एकदम सही कहा आपने, और इसको ज़्यादा विस्तार से करने का समय नहीं है यहाँ पे। इतना ही कहूँगा कि जैसे हमने कहा बैकवर्ड डिज़ाइन, यानी कि आपका लक्ष्य पहले मालूम होना चाहिए, बच्चों को भी और शिक्षक को भी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि पाठ्यक्रम को रुचिकर बना सकते हैं। ये शिक्षक के प्रशिक्षण का जो ये ढांचा है उस पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए, हमको ये गाइडलाइन है एक्टफेल का, कोई भी विषय उस संस्कृति से अलग नहीं हो, उस संस्कृति से पैदा हुआ होना चाहिए जहाँ से भाषा आई है। एज ए डायरेक्टर निदेशक के रूप में मैंने कभी कोई विषय भारतीय संस्कृति के परिसीमा से अलग नहीं रखा। वहाँ का भूगोल, वहाँ का इतिहास, वहाँ का आर्किटेक्चर, रहन सहन, जीवन, तीज त्यौहार। तो इस तरह के और भी तत्व, जैसे कि आपका पाठ्यक्रम बच्चों के उम्र और उनकी योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। क्या उनकी ज्ञान है, उनका जो लेवल है उसके अनुसार होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो कि प्रशिक्षण के हिस्से में आती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब एक सक्षम शिक्षक जब पाठ्यक्रम बनाएगा तो वो रुचिकर होना ही है उसको। और आपको जानकर खुशी हुई कि हमारे 12 वर्षों के अनुभव में हमारे कार्यक्रम से किसी बच्चे ने भागने की कोशिश नहीं की। एक उदाहरण ये है कि एक बच्चे की टांग टूट गई थी और उसने माता पिता से कहा कि मैं जाऊंगी प्रोग्राम में। कारण ये था कि हम ऐसी गतिविधियां बनाते थे, वेबसाइट के टूल्स ऐसे यूज़ करते थे, मुहावरे ऐसे यूज़ करते थे, तो उनको अच्छा लगता था। उसका मतलब है कि वी आर एम्पावरिंग द स्टूडेंट। टीचर सेंटर्ड नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, ये सब तत्व हमको देखने पड़ते हैं। इसके लिए हमने अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। तो खैर, ये तो हो गई 2021 तक बचे। पिछले वर्ष हमने ऑनलाइन किया था स्टार टॉक, और उसमें हमारा विषय था राजस्थान और लद्दाख। क्यों विषय रखा मैंने? इसलिए रखा कि राजस्थान भारत का सबसे गर्म प्रदेश है।
लद्दाख सबसे ठंडा प्रदेश है। दोनों में समानता क्या है? दोनों ही मरुभूमि है। तो इन तत्वों से जो तुलनात्मक है वो भी एक तत्व है प्रशिक्षण का, जी। स्टैंडर्ड है वो। तुलनात्मक से बच्चों को जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो सोचने के जो दायरे हैं, उसमें वृद्धि होती है। और बच्चे को हम रटाएंगे तो उसका ज्ञान नहीं बढ़ता। जब उसको हम सोचने के लिए मजबूर करेंगे तभी उसका ज्ञान बढ़ता है। इस हरे रंग का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हम जब ले जाएंगे उसके सब्जी बाजार में, वो देखेगा मूली और पालक तो वो कहेगा हाँ ये हरा रंग है। अशोक जी, आप एक शिक्षक के रूप में जो आपका अनुभव रहता है पढ़ाने का, और उसके बाद अब इतने बरस हो गए हैं आपको इस क्षेत्र में सेवा करते हुए, कहूँगा समर्पण से, तो ऐसे कुछ विद्यार्थी होंगे जो बहुत पहले आपसे हिंदी सीखे। उसे सामान्यतः मेरी ऐसी विचार है कि अधिकतर लोग निरंतर रहते नहीं, कुछ भी सीखते हैं ना वो बीच में छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो निष्ठा से आगे जाते हैं, पर ऐसे लोग भी होते तो हैं। और ऐसा कौन होगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए जितने अधिक लोगों तक आप पहुंच सकें वो अच्छी बात है। पर सवाल ये बन रहा था कि ऐसा कोई निष्ठावान विद्यार्थी आपको याद आता है जिसने पहले तो आपसे सीखना शुरू किया और वो निरंतर उसमें आगे कुछ उन्नति करता रहा? अशोक जी, ये जो प्रश्न है वो एक शिक्षक के लिए और हिंदी शिक्षक के लिए दुखती रग है। इसलिए स्टॉर टॉक तो हमेशा कहता था कि तुम बच्चों को बार बार आने दो और प्रोत्साहित करो, लेकिन आप जानते हैं कि छोटे बच्चों को ग्रेड 1, 2, 3 उसमें ही ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन उन बच्चों को लाने के लिए एक कार्यक्रम में माता पिता को पहले कन्विंस करना आवश्यक है। तो अब ये इसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हमने अपनाए। लेकिन मैं कहूँ कि इसमें 100% सफलता मिली तो मैं झूठ बोलूँगा। और ये भी है, कुछ बच्चे साल दर साल, एक बच्चा मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में बड़ा हुआ, उसको देखा हमने। ऐसे 2-3 उदाहरण मेरे पास हैं, ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है उसके कारण के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये जो आपने कहा कि हिंदी शिक्षा से जुड़ने के लिए पहली ग्रेड का बच्चा 9वीं ग्रेड तक जाते जाते भी हमारे साथ रहे, ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे अपनी अब मैं इस से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न मेरे मन में जो आ रहा है, और आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन जो बोलचाल की हिंदी है और जो लिखने वाली हिंदी है उसमें संबंध होते हुए भी ऐसा है कि कभी कभी आप लिखने पर जोर देंगे तो कोई समझेगा मुझसे नहीं बैठता है, उसको अ बनाने में भी तकलीफ होगी, लेकिन आम आराम से बोल देगा। तो जो प्रशिक्षण आप देते हैं उसमें बोलचाल वाली हिंदी पर जोर अधिक रहता है, ऐसा भी कुछ? ये जो है, मैं समझता हूँ कि आपका प्रश्न भी बहुत ही सामयिक है। लेकिन जब इस तरह के प्रश्न मुझे पूछे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे कहा जा रहा है कि हमें किस तरह की हिंदी पढ़ानी चाहिए। तो किस तरह की पढ़ानी चाहिए, मैं कहूँगा, और आप भी जानते हैं कि जो बोलने वाली हिंदी है और जो लिखने वाली हिंदी है, दोनों में बहुत फ़र्क है। इसके अलावा अगर अपने जाएंगे मूल संस्कृति में, तो वहाँ पर प्रदेश प्रदेश में अलग अलग हिंदी बोली जाती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बोलने वाली हिंदी पढ़ाता हूँ कि लिखने वाली नहीं पढ़ाता हूँ। मैं ये कहूँगा कि सामयिक हिंदी, स्तरीय हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी, जो कि हम शिक्षक हैं, मेरा काम क्या है, शुद्ध हिंदी, स्तरीय हिंदी, उसकी शिक्षा देना। किन तरीकों में? बोलने में, पढ़ने में और लिखने में। अगर कोई बच्चे को मैं सिखाऊं कि बम्बई की हिंदी बोलो, मैं अपनी भाषा शिक्षण के प्रति अन्याय करूंगा। बाद में कहाँ रहता है उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो वहाँ की अपना शैली में बोले। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो जो हम लोग उत्तर में स्त्रीलिंग बोलते हैं, वहाँ पुल्लिंग बोलते हैं। तो ये सब जो मैं समझता हूँ कि ये सब भाषा की सुंदरता है, हर जगह बदलती रहती है, लेकिन वो सामाजिक बात है। शिक्षक के रूप में मेरा धर्म यह है कि मैं उनको एक ऐसी भाषा सिखाऊं जिसको समझे कि हाँ ये हिंदी। अशोक जी, जो शिक्षक का धर्म है उसको निभाने के अंदर और अधिक चुनौतियाँ, हम टेलीविज़न पर बात कर रहे हैं, पर मैं निसंकोच ये कहूँगा कि मीडिया की तरफ से भी शुद्ध शब्द का आपने प्रयोग किया था। तो बोलचाल की भाषा में आप टीवी डिबेट्स में या जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या कई बार समाचार प्रस्तुत करते हुए जिस तरह से वाक्य बन रहे हैं, वो बोलचाल को छोड़ दीजिए, छपे हुए शब्द
उसमें अंग्रेज़ी भाषा के इतने अधिक शब्द आ जाते हैं और कई बार वर्तनी की त्रुटियां बड़े प्रतिष्ठित अखबारों में भी आने लगी हैं, जो एक हिंदी प्रेमी के रूप में मेरे लिए एक चिंता का विषय है। ये बात एक शिक्षक के रूप में आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली भाषाविदों ने इस पर बहुत सारे बातें कही हैं कि रजिस्टर के और उसका संबंध रजिस्टर से। मैं पत्रकार रहा हूँ बहुत लंबे समय तक, और इसके पूर्व की मैं भाषा के प्रयोग पर बात कहूँ, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं फुलब्राइट हेस के जो असली उद्देश्य है उस पर 2 मिनट में। स्वागत है, मैं उस तरफ पुणे जाने वाला उसका था। जी। उसका कारण यह है कि पहली बार शिक्षा विभाग मेरे माध्यम से, ये जो 12 विद्यार्थी जाएंगे भारत में, भारतीय संस्कृति का एक हम आधार देंगे उनको समझ होगी कि भारत की जीवन कैसा है, वहाँ की आदतें कैसी हैं, लोग कैसे हैं। उस सांस्कृतिक आधार के ऊपर हम एक जो आज की जो सबसे चुनौतीपूर्ण समस्या है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, उसको हम और विस्तार से और गहराई से अध्ययन करने का मौका देंगे। और आप जानते हैं कि ये समस्या अलग अलग जगह पे अलग किस्म की, जैसे कि राजस्थान में पानी की समस्या है, नैनीताल में ज़्यादा पानी की समस्या है, पानी ज़्यादा हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखें, और ये क्या होगा, ये हमारे जो मैं पहले मापदंड की बात कही थी, स्टैंडर्ड की बात, उसमें जो एक है ऑथेंटिक मटेरियल। अब ऑथेंटिक मटेरियल का अर्थ सीधा ये है कि जो भी सामग्री उस संस्कृति से पैदा हुई है उसको हम भाषा का आधार बनाकर शिक्षा देंगे। वाह। हम ऑथेंटिक मटेरियल अमेरिका में पैदा नहीं कर सकते। अमेरिका में हिंदी पढ़ाएंगे लेकिन वो विषय भारत से जुड़ा होगा, लेकिन जो विद्यार्थी है वो भारतीय संदर्भ और अमेरिकी संदर्भ दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करेगा। और इसके बाद जो पाठ्यक्रम बनेगा, यहाँ लौट के जो हमारे विद्यार्थी आएंगे, जो पाठ्यक्रम आएंगे, वो पाठ्यक्रम कॉम्पिटेंट करिकुलम बनेगा। उसको आप साल 10 साल आगे भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा योगदान है हिंदी शिक्षा के प्रति, और ये सब भाषाओं पर लागू होता है। अब मैं आता हूँ आपके भाषा शुद्धता पर। मैं खुद रहा हूँ पत्रकार। हमने 80 के दशक में, हिंदी का पत्रकार था मैं, बहुत सारे परिवर्तन किए बोलचाल की भाषा लागू करने के लिए, लेकिन हमने भाषा के व्याकरण से छेड़छाड़ नहीं की। जो नियम बनाए गए हैं कामदेव प्रसाद गुरु और उसके समय के हैं, उन्हीं का पालन करते हुए हमने वाक्य रचना, वाक्य संरचना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वगैरह सबको अपने गढ़ा और अपने रिपोर्ट में, अपने अखबारों में इस्तेमाल किया। आज जो भी कुछ हो रहा है आप जानते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब देखकर बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि उसको लिखने वाले, माफ़ कीजिएगा, पूरी तरह से हिंदी का ज्ञान नहीं रखते हैं। उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है शब्दों को खोजने के लिए। इससे अधिक मैं कुछ ज़्यादा कहना तो अशोक जी, अब मैं वापस इस बात को थोड़ा दोहरा रहा हूँ अपने शब्दों में, और अपने दर्शकों के साथ अपने इस उत्साह और आनंद को बांट रहा हूँ। ऐसा अभूतपूर्व है ये यात्रा, जिसमें नेतृत्व अशोक ओझा जी का होगा, और 12 लोग यहाँ से जो जाने वाले हैं वो भी शिक्षा की दृष्टि से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हैं ऑलरेडी, वैसे नहीं जो उसमें विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं। भी। सबका एक अलग अलग आप कोटा कह लीजिए, लेकिन कोटा मोटा थोड़ा सा हाँ, मतलब अन्याय होगा, मिश्रण है। 12 का जो दल है उसमें ये सब हैं, कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। शर्त यह है कि वो शिक्षक बनेंगे, यानी कि शिक्षा एजुकेशन पढ़ रहे हैं। एक तो पीएचडी कैंडिडेट भी हैं, लेकिन गैर भारतीय होने के बावजूद उनको हिंदी का ज्ञान है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। उसके अलावा जो हमारे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में, एरिज़ोना की, न्यू जर्सी के जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, भले ही वो विज्ञान पढ़ाते हैं या और कोई विषय, लेकिन वो हिंदी से लगाव रखते हैं। ऐसे फुल टाइम टीचर्स को हमने रिक्रूट किया है। और अंत में जो कम्युनिटी स्कूलों में जो फुल टाइम डेडिकेटेड हैं, कि सामुदायिक स्कूलों में औपचारिक शिक्षा की ट्रेनिंग ली है। तो आप फुलब्राइट हेस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के रूप में इनको जब आप लेकर जाएंगे भारत, तो ये एक अलग सा अनुभव आपके लिए भी होगा। कौन कौन से राज्य आपने बताए थे? हाँ, ये बिल्कुल नया, मैं बहुत इसके बारे में उत्साहित हूँ अशोक जी। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सबका जो संयोजन है मेरे जिम्मे है।
तो आपके पास पता नहीं कितना समय है, लेकिन संक्षेप में ये है, सबसे पहले हम जाएंगे दिल्ली। लेकिन दिल्ली ही भारत नहीं है। दिल्ली में हम सिर्फ मिलना जुलना हमारा है, हमारा असली काम शुरू होगा नैनीताल से। वहाँ पर आप जानते हैं कि कैसे भूस्खलन से पूरी की पूरी पहाड़ी दरक रही है। उसके क्या कारण है, उसको हमने ठीक क्यों नहीं किया, वहाँ के लोगों की और वहाँ के अधिकारियों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ हमारा संबंध बना हुआ है, उसके वाइस चांसलर भी जानते हैं इसको। उसके बाद हम आएंगे जिम कॉर्बेट और देहरादून। तो संक्षेप की बात यह है कि इंसान के साथ भारत में तो जानवर भी रहे हैं बहुत सारे, उनको पानी के लिए क्या इंतजाम किया गया है, उनके माइग्रेशन के लिए क्या किया गया, उसको भी हम अध्ययन करना चाहेंगे। और देहरादून में हम ये देखेंगे कुछ ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं खेती के, कि कैसे महिलाओं को एम्पावर किया, उनको सशक्त किया गया है एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए। उसके बाद हम आ जाएंगे मुंबई। वहाँ भी देखेंगे मुंबई डहाणू क्षेत्र में कैसे लोग जीते हैं, तो इवन ट्राइबल लोग कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। और फिर हम आएंगे चौथे कदम में राजस्थान। आपको मालूम होगा कि राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में करीब 300 किलोमीटर के क्षेत्र में अलवर इलाके में पानी के लिए अलग अलग छोटे बांध बनाए गए। ये जो परंपरागत तरीके हैं उनके माध्यम से पानी को संरक्षण किया है उन्होंने। हम देखें, अमेरिका देखे कि हमको नई बिग टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हम उन छोटे गांवों में पानी को बचा सकते हैं। उसके कारण कितना जलस्तर ऊंचा हुआ है, लोगों का जीवन बदल गया है। ये मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ और उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं, उनको मेगासेस अवार्ड तक मिला है। उसको हम देखेंगे। और जयपुर में जाकर जो चांद बॉडी हमारे परंपरागत वाटर तो स्टोरेज। अशोक जी, ये समय की सीमा को देखते हुए एक तो मैं इस बात के लिए आपकी सराहना करना चाहूँगा कि भाषा के साथ साथ जो वर्तमान स्थिति में उपलब्धि कह दीजिए या चिंताएं कह दीजिए, उनके साथ भी आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, अंदर से भी और अपने विद्यार्थियों को भी जिनको आप साथ ले जाना जोड़ेंगे। पर चलते चलते आप मुझे बताइए कि आपने उनको भारत के विभिन्न राज्यों में जो रसमय भोजन होता है और कुछ ऐसे आपने माइंड में रखा है कि भाई ये तो खिलाना ही है उनको। ये तो आपने ऐसी बात कही। भोजन संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हम हमारे कार्यक्रमों में, स्टार टॉक में 15-20 दिन का जो समय होता है उसमें हर रोज़ भारत के अलग अलग क्षेत्रों का भोजन कराते थे। तो निश्चित रूप से वो जब भारत जाएंगे तो जहाँ भी संभव होगा वहाँ का स्थानीय जो टिपिकल भोजन है, जो खाद्य है, उसको हम जरूर पेश करेंगे। तो मैं जोधपुर का होने के नाते, एक तो आप राजस्थान जा रहे हैं, उसका स्मरण करते हुए, जोधपुर में क्या है कि मिठास जो है वो मावे की कचौरी अगर आपने नहीं खाई तो ऐसा लगेगा कि कुछ छूट गया। और इस तरह से वहाँ के नमकीन में एक मिर्ची बड़ा जो होता है, वो जिसके लिए अभी कोई कंपटीशन किया था और पता नहीं कितने सारे मिर्ची बड़े लोगों ने एक दिन में खा लिए थे। तो बहरहाल आपकी यात्रा के लिए भी मंगल कामनाएं। फिर एक बार आपको बधाई देते हुए अंतिम 30 सेकंड में आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहें। मैं इतना ही कहूँगा आपके ITV के दर्शकों को कि हिंदी हमारी भाषा ही नहीं है, हमारी पहचान है। इसका किसी भी भाषा से कोई भी झगड़ा नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि एक भारतीय मूल के होने के कारण ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को अपनी भाषा और संस्कृति का ज्ञान दें। संस्कृति लगभग एक है पूरे भारत में, भाषाएं अलग अलग हैं। हिंदी भारत की पहचान है, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज फॉर बिजनेस, कॉमर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी है। इसलिए हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और चूंकि मैं हिंदी ही पढ़ा सकता। तो देखिए, आपके जो कारण हैं वो और भी होंगे, पर मैं समय की सीमा के कारण कोई बात आपसे नहीं। क्षमा चाहते हुए मैं सिर्फ ये कहूँ कि हिंदी से जो प्रेम होता है तो आपको पता चलेगा कि हिंदी क्या क्या आपके प्रति खोलती है। और संस्कारित करने की दिशा में जितने भी ग्रंथ भारतीय भूमि के साथ संबंध रखते हैं, उनमें से रामचरितमानस का स्मरण करते हुए जो सरल हिंदी में हम मानते हुए, तो अशोक जी बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। नमस्कार। अशोक ओझा जी हमारे साथ, फुलब्राइट हेस प्रोजेक्ट के निदेशक साहब, एक दल लेकर भारत जा रहे हैं और नया कैरिकुलम बनाने का उत्तरदायित्व तो उनके कानों पर है, जिसका निर्वहन वो अच्छे से करेंगे, ऐसा विश्वास उनकी कर्मठता, निष्ठा और समर्पण और सातत्य को देखकर हम तक आता ही है। तो उनके लिए पुनः मंगल कामनाएं। आपके लिए हिंदी भाषा से जो आपका प्रेम है
उसको थोड़ा और जगाएं, ऐसे ऐसे अनुरोध के साथ अनुमति दें। नमस्कार। धन्यवाद।